अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आज सब लोग को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिन्होंने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की और अब कल उनका पेपर है इंग्लिश का, कोर्स कोड 1424, और वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं। तो मेरी उनके लिए कुछ टिप्स हैं, जो वो टिप्स अगर फॉलो कर लें तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कल उनका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए स्टूडेंट्स, वो लोग जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए बेस्ट रेमेडी इस पेपर के लिए क्या है, वो ये है कि आप जो हैं पास्ट पेपर्स 2 से 3 पास पेपर्स एटलीस्ट अच्छे से सॉल्व करके समझ कर चले जाइए। मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों की तैयारी करवाने आ गई हूँ, तो आप समझ लीजिए और अच्छे से जान लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देखिए, स्प्रिंग 2017 का पेपर है, मेरे पास सॉल्व पड़ा हुआ है। मैं आपको ओवरव्यू करवा देती हूँ, रीड करवा देती हूँ और आप अच्छे से समझ लीजिए। और अगर टाइम मिला तो बाकी 2 पेपर्स भी करवा दूँगी, लेकिन इसको समझ लीजिए इंशाल्लाह, और 2 पेपर्स और कर लीजिए, आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले उन्होंने सवाल पूछा है कि ऐसे लिखना है जो कि हर दूसरे पेपर में आता है। ठीक है, मेनली मेरा आपको मशवरा है 4 टॉपिक्स की तैयारी करके चले जाइए, जिसमें मीडिया है, पॉल्यूशन है, ठीक है, पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं, अर्बन और रूरल एरियाज़। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स आप पढ़कर चले जाइए, इंशाल्लाह ताला इसमें से एक ऐसे ज़रूर आएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो एसेज हैं उनमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के ओवरव्यू करवा रही हूँ, क्योंकि सॉल्व्ड में यही मौजूद है। देखिए, पोल्यूशन कैसे होती है? पोल्यूशन उन तमाम चीज़ों से हो सकती है जिनसे हर एक शख्स इंटरेक्ट करता है। ठीक है, आप किससे इंटरेक्ट करते हो? आप अपनी सॉइल से इंटरेक्ट करते हो, वाटर से, ठीक है, आप हवा से करते हो। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो कंटामिनेशन काज कर सकती हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन कॉज कर सकती हैं। कंटामिनेशन ऑफ सॉइल का मतलब ये है कि कुछ ऐसे जरासीम सॉइल में ऐड हो जाएं जो कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन को पढ़ते हैं। देखिए, एयर पोल्यूशन इसलिए सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो आप सांस लेते हैं हवा के ज़रिए, ठीक है, और अगर कोई वबा हवा के ज़रिए फैल जाती है तो उस वबा को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए, अगर पानी से वबा फैल रही है ना, कोई डिजीज़ फैल रही है, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? पानी को बॉयल कर सकते हैं, आप स्टरलाइज वाटर ले सकते हैं, लेकिन आप हवा को कहाँ तक स्टरलाइज करेंगे? नहीं कर सकते। तो वो बीमारियाँ जो कि हवा से फैलती हैं, वो पोल्यूशन जो कि हवा से होती है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ठीक है, और जैसे कि आजकल कोरोना वायरस है, आप उसका भी ज़िक्र कर सकते हैं। ठीक है, अपनी एयर पोल्यूशन में हो सकता है इस बार कोरोना वायरस से रिगार्डिंग भी आपके पास कोई टॉपिक आ जाए, तो उसकी भी हवाले से थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा। आप रोज़ ही इसके केसेस पढ़ते हैं, आप ये सब लिख सकते हैं कि एक दफ़ा उसकी चेन चल चुकी है। और इमरान खान, आपको पता है कि सबसे पहले उनका शुमार उन कंट्रीज़ में होता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा और एक्टिवली जो है ना वो इस रेमेडी को, सॉरी, इस बीमारी पर काबू पाने के लिए एफ़र्ट किए। ये तमाम बातें आप उसमें लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन में आप, ठीक है, उसके बाद एयर पोल्यूशन तो एक बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। फिर आपकी तमाम गाड़ियाँ चलती हैं, उन गाड़ियों से जो फ्यूल निकलता है, ठीक है, वो तमाम जो है हमारी लिए ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं, हमारी जो ओज़ोन लेयर है उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है जनाब, मतलब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ये मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बाकी एलाबोरेट आप खुद कर लें। वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। साफ़ पानी हर इंसान को पीना चाहिए। ठीक है, पानी कंटामिनेटेड हो जाता है तो उसके अलावा तो फिर क्या होता है, आप में बीमारियां होने लगती हैं। अच्छा जी, देखिए, जो सीवरेज का सिस्टम है, आप हमारे यहाँ उसकी डिटेल लिख सकते हैं कि जो सीवरेज का सिस्टम है वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। आप निकल जाएं कराची में, हर गली नालों में, हर गली में आपको नाले बहते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है सीवरेज सिस्टम की। ठीक है जनाब, जिसकी वजह से, और दूसरा जो ड्रेनेज है वेस्ट वाटर का, जो आपके जो वॉशरूम का पानी है या जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, जो केमिकल निकलता है, ये लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट आपके दरिया में फेंक देते हैं। ठीक है, वो दरिया का पानी फ़िल्टर होकर आपके पास आता है, या वो पानी आपके, और आपको पता है आपकी जो साफ़ पानी की लाइनें हैं वो भी अक्सर टूटी हुई हैं। अक्सर तो पानी ही नहीं आता, और अगर पानी आ भी जाए तो वो भी कंटामिनेटेड होता है, यानी कि पानी की लाइनें टूटी हुई होती हैं और सीवरेज लाइनों से मिक्स होकर गंदा पानी आ रहा होता है और हम वो पी रहे होते हैं, जिससे बीमारियाँ फैल रही होती हैं। ठीक है, सो वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेन पॉइंट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, आप देख लें, सबसे ज़्यादा
बाकी जो आपको पता है कि 400 कंट्रीज़ हैं दुनिया के जो बदतरीन हैं नॉइज़ पोल्यूशन में, गंदगी के हवाले से। और ठीक है, जो सबसे जो हमारे कराची है उसका 138 माशाल्लाह से उसका नंबर है गंदगी में, यानी कि सबसे जो 400 वाला मुल्क है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। तो आप देख लीजिए 138 हमारा नंबर है, तो हम कितने वर्स्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम क्या है, हमारे यहाँ नॉइज़ पोल्यूशन कितनी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ बेधड़क हर किसी के पास गाड़ियाँ हैं। ठीक है, रोड्स उतने हैं नहीं जितनी हमारे पास गाड़ियाँ मौजूद हो गई हैं, वहाँ से नॉइज़ पोल्यूशन आता है। जो हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में आप देखें जो पेशेंट्स लेटा हुआ होता है, जो स्पेशली मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात अगर करूँ तो वहाँ पर साथ में इतनी नॉइज़ पोल्यूशन हो रही होती है, गाड़ियाँ पॉम पॉम। ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा होता। बीमार जो होता है वो हॉस्पिटल जाके मज़ीद बीमार ही हो जाता है। ठीक है जनाब, तो अब दूसरा हम बात करते हैं विजुअल पॉल्यूशन की। अच्छा जी, विजुअल पॉल्यूशन की बात करते हैं। विजुअल पॉल्यूशन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए, जो हमारे यहाँ जो पावर लाइन्स हैं, ठीक है, और जो हमारे यहाँ इवन के पानी की लाइनें भी, गटर की लाइनें भी बिछाई जाती हैं, हमारे जो ओवर होल जाएंगे तमाम चीज़ें, गटर के ढक्कन नहीं होते, पाइप जो लाइनें हैं वो बाहर नज़र आ रही हुई, केबल लाइन्स हैं, या जो हमारे जो हमारे यहाँ बिजली के खंभे लगाए जाते हैं वो सारे, ठीक है, कोई केबल्स कवर नहीं होती हैं, ये सारी विजुअल पॉल्यूशन में आती हैं। बिल बोर्ड्स जो लगे होते हैं ये सारे विजुअल पॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, आपके यहाँ वेस्ट के जो ट्रक्स जा रहे होते हैं, जो वेस्टेज लेके जा रहे होते हैं, वो सारे खुले हुए होते हैं, वेस्टेज सारा घिरा होता है उनके, वहाँ से किसी को कोई फिक्र नहीं होती। ठीक है, ये तमाम विजुअल पॉल्यूशन में आ जाता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए इसमें एटॉमिक फ़िज़िक्स शामिल हो जाती है, यानी कि वो तमाम जगहें जहाँ पावर जनरेशन की जाती हैं, जहाँ न्यूक्लियर मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ भी रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का जो वेस्टेज है ना, उसको आप जब डिस्पोज करते हो तो उसकी डिस्पोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि उस तरह से नहीं की जा रही होती है। जब एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है तो आपके लिए बहुत सारी बीमारियां कॉज करती है। आपके जेनेटिक डिसऑर्डर आपको हो जाते हैं, आपको हेयर लॉस होता है, ट्यूमर होता है, लीकेमिया हो जाता है, ये सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पैरा तो बहुत ही आसान है। राइट डाउन अ पैराग्राफ रिलेटिंग टू डेली रूटीन यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस मार्कर्स, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, देन लेटर बिफोर, फॉलोड बाय फाइनली, लास्टली। बस ये जानना चाहते हैं कि आपको इन लफ्ज़ों के मायने आते हैं या नहीं आते। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए, आपने सिंपल अपनी रूटीन बता देनी है। डेली रूटीन की भी इसमें तैयारी होगी। अगर कोई पैरा आ जाता है कि डेली रूटीन के बारे में लिखें तो आप ये भी वहाँ लिख सकते हैं। अच्छा जी, लिखा है आई वेक अप एट 5 in the morning. ठीक है, फर्स्ट आई टेक अ शावर, नेक्स्ट आई गो इन टू द किचन एंड प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। ठीक है जनाब, आफ्टर डैट आई सेट अप द टेबल, लेटर ऑन उसके बाद आई वेक अप माई यंगर वन, छोटी बहन को उठा लिया। मीन वाइल उसी दौरान आई गेट ड्रेस्ड एंड जॉइन द फैमिली फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स उसके बाद आई गो टू माई कॉलेज, आई रीड देयर टिल 2 PM, फाइनली आखिरकार आई रीच होम एट अबाउट 2:30, देन फिर द होल फैमिली ईट लंच टुगेदर। ठीक है, ये तो बहुत ही बचकाना किस्म का सवाल है, आप इसकी तैयारी करें। आप ये डेली रूटीन के सवाल में भी लिख सकते हैं, और इस तरह की जो अगर आ गया कि आपने ये तमाम वर्ड्स की एप्लीकेशन करनी किसी पैरा में तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेपरेट फॉर्मल सेंटेंसेस फ्रॉम द इनफॉर्मल सेंटेंसेस। देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। फॉर्मल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो आप एप्लीकेशंस लिखते हैं, ठीक है, जिसमें आप फॉर्मल तौर पर बयान करते हैं। ठीक है, टू द हेड मिस्ट्रेस, ये वाला स्कूल, ठीक है, डियर मैम, ये तमाम जो वर्ड्स होते हैं ना, योर्स ऑबिडेंटली, ये तमाम फॉर्मल में है। और अगर आपको कहा जाए कि किसी दोस्त को ख़त लिखें या आप कोई बात कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली वो इनफॉर्मल वे में करेंगे। ठीक है, आप जहन में इस वर्ड को समझने के लिए सिंपली ये भी कह सकते हैं कि अगर मैंने जीन्स और टी शर्ट पहनी है तो दिस इज़ इनफॉर्मल, और अगर मुझे कहीं ऑफिस में जाना है, फॉर्मली प्रेजेंट होना है, तो मैं डेफिनेटली आप लोग जो है वो फॉर्मल पैंट पहनेंगे और पूरा ड्रेसअप होकर जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर, ये आप लिखते होते हैं लेटर्स में, एप्लीकेशंस में, तो ये फॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है, वाई डू नॉट वी, ये तो कॉमन बात की जा रही है, हम क्यों नहीं करते, हम, वो एक इनफॉर्मल बात है। ठीक है, गिव माई लव टू, ये भी इनफॉर्मल लेटर में आप लिखते हैं। हेलो ताहिर, ठीक है, ये भी आप इनफॉर्मल है। अगर आप डियर करके कोई किसी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, रिस्पेक्ट करके, रिस्पेक्टेड मैम, तो ये फॉर्मल वे में आ जाता है। हाउ इज़ इट लाइक, कॉमन से जुमला है। ठीक है, योर्स फेथफुली,
आई अपोलोजाइज़ फॉर द इनकन्वीनियंस। ये एक ठीक है फॉर्मल वे है कि आप कोई लेटर लिख रहे हैं, सपोज टू भी आपने कंपनी में कोई मिस्टेक कर दिया, आप सॉरी कर रहे हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। फिर वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ लक दिस टाइम, ठीक है। मतलब ये देख लीजिए वो सेंटेंसेस जो कि फॉर्मली लिखे जा रहे हों, जो किसी एप्लीकेशन वगैरह में या किसी पोस्ट में बैठे बंदे को लिख रहे हो, ठीक है, तो वो फॉर्मल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एकेडमिक रीडिंग क्या होती है? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। देखिए एकेडमिक रीडिंग जो है ना वो डेली रूटीन की रीडिंग से बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। एकेडमिक रीडिंग में आप थीम्स को पढ़े होते हो, आइडियाज़ को पढ़े होते हो, थ्योरीज़ को पढ़े होते हो, ठीक है। तमाम चीज़ें सिलेक्टिव होती हैं, ठीक है। यानी कि देखिए आपके जो एकेडमिक सेशन चल रहा है भाई, ठीक है, आपके स्कूल में जो तालीम दी जा रही है, पूरा एक करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है ना, उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाने हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं, तो वो एकेडमिक रीडिंग कहलाती है ना। जो आप घर बैठे जनरल रीडिंग कर रहे हो, जनरल बातें कर रहे हो, वो सब एकेडमिक रीडिंग में शामिल नहीं है। अब स्किमिंग और स्कैनिंग में क्या फ़र्क है, ये भी बहुत आसान है। देखिए स्किमिंग सिंपली ये होती है कि आप देखें आपने क्या करना होता है कि पूरे टॉपिक से आपके पास पूरा पैराग्राफ गिवन है, आप उसमें से मोरल निकालते हो, ठीक है, या उसकी समरी लेते हो, उसको हम स्किमिंग कह सकते हैं। लेकिन जो स्कैनिंग होती है ना, उसमें आपने सिर्फ सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने होते हैं। आ रही है समझ में? उसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने होते हैं, जबकि इसमें आपने वो जल्दी से आपने बस हल्का सा उसको ओवरव्यू करना होता है। आपने 90 चीज़ें इग्नोर करनी है और 10 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, 10 में से भी एक चीज़ निकाल रहे होते हो आप। लेकिन जो स्किमिंग होती है उसमें आप हेडिंग्स को सारा ओवरव्यू कर रहे होते हो और फिर उसको आप मोरल निकाल रहे होते हो, ठीक है। ये इन दोनों में फ़र्क है। और मज़ीद देखना है तो लिखा हुआ है, इसको रीड कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये है जो अंडरलाइन में ज्वाइनिंग और ट्रांजिशन वर्ड्स दैट शो कंपैरिजन और कंट्रास्ट। देखिए ये तो बहुत ही आसान है। ट्रांजिशन का मतलब जो दो चीज़ों को जोड़ रहा हो, उन्होंने खुद सवाल में भी आपको बता दिया, ज्वाइनिंग और ट्रांजिशन, उसको अंडरलाइन करना है। यहाँ क्या है, बोथ जमालिन जवाद है, ब्राउन आइज एंड ब्राउन है। यहाँ बोथ जो है वो ट्रांजिशन वर्ड है, जमाल और जवाद को की बात को जोड़ा है, यानी दोनों जो है ना। अच्छा, दो सेंटेंस को आपस में अगर कोई लफ्ज़ मिला रहा है, जैसे यहाँ बट का वर्ड यूज है, जमाल लाइक्स टू रीड साइंस फिक्शन बट जावेद लाइक्स टू रीड पोट्री, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस को मिला रहा है, तो ये बट जो है वो ट्रांजिशन वर्ड कहलाता है। जमाल रन्स 3 miles डेली, ऑन द अदर हैंड जवाद हाइड्स टू एक्सरसाइज, ठीक है। जमाल जो है वो 3 मील भागता है रोज़, लेकिन जवाद एक्सरसाइज से नफरत करता है। अब ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ये इन दोनों सेंटेंसेस को जुड़ा रहा है, ठीक है। वेयर एज नीचे ये इन दोनों सेंटेंसेस को जुड़ा है, तो जो दो सेंटेंसेस को वर्ड जुड़ा रहा है, जोड़ के रख रहा है, ज्वाइन कर रहा है, उसे हम ट्रांजिशन वर्ड कहते हैं। वेरी इजी। अब देखिए इनफॉर्मल लेटर लिखना है अपने दोस्त के लिए। अच्छा ये मेरी बात ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, कि अगर आप एक लेटर की प्रिपरेशन कर लो, आप उसमें ये देख लो कि ऊपर कैसे लिखा जाता है, जैसे 35 नीलम ब्लॉक लामा इकबाल टाउन लाहौर, बस ये आप रट्टा लगा लो ऊपर वाले का, ठीक है। और नीचे वाले का योर्स फेथफुली, ठीक है, योर लवली फ्रेंड, जो भी लिखना है आपको वो लिख लो, ठीक है। और फिर स्टार्ट देख लो कैसे करना है, डियर अनम मैनी थिंग्स फॉर योर लेटर, ठीक है। इस तरह से आप जो भी लेटर लिखोगे अपने दोस्त को कुलीग को, अब वो छुट्टी के लिए लिख रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, या कुछ भी लिख रहे हो, आपने स्टार्ट में लिखना यही है। स्टार्ट की लाइनें रट लो, ठीक है। मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर, आई एम डिलाइटेड टू हियर दैट यू आर फाइन, ये आपने हर लेटर में लिखना होगा, ठीक है। नीचे वाली पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स विद लव एंड बेस्ट विशेस, ये आप रट लो। आ रही है समझ में? और ये बात याद रखिएगा, जब आप लेटर लिख रहे होते हैं तो 2 से 3 पैरा में उसे लिख लें। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है वो भी समझ लें। एक पैराग्राफ में आपने एक बात को बयान करना होता है, या एक टॉपिक को बयान करना होता है। फिर दूसरा पैराग्राफ आप लेते हैं जब आप बात चेंज कर रहे होते हैं। जैसे पहले पैरा में आपने उसकी तबीयत पूछी, अपनी तबीयत बयान की, क्लोज़ कर ले उस पैरा को। फिर अब अगले पैरा में अपना मुद्दा बयान करेंगे कि आप जो है वो उसको इनवाइट कर रहे हैं समर वेकेशंस पर, ठीक है जनाब। एक लेटर रट लें, जो भी लेटर आया आप इसमें इन्फ्यूज़ कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, न्यूज़ जो है, न्यूज़ की हेडलाइंस लिखनी है इन टॉपिक्स पर। देखिए न्यूज़ तो आप स्पेशली बॉयज़ जो हैं वो रोज़ ही सुनते हैं, कौन टीवी से हटा है आजकल, तो ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। आप उर्दू में न्यूज़ बनाएं अपने साइट पर आखिरी पेज में, और फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। आप देखिएगा आसान से आसान लफ्ज़ भी आपके जहन में आ रहा है, आप लिख लीजिए, ठीक है। जुमला लिख कर आना है, कुछ भी छोड़ कर नहीं आना। हॉकी की बात करते हैं तो
हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे तो वर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल हॉकी टीम। ठीक है, आज जो है वो मेन हेडलाइन आ गई भी नेशनल हॉकी टीम ने वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है, तो आप इसको गुड परफॉर्मेंस करके भी लिख सकते हो। ठीक है, एयरफोर्स जो है इन्होंने लिखा है कि एयर चीफ मार्शल ने जो है वो टेक चार्ज लिया है, या आप लिख सकते हो कि किसी मर्डर हो गया है, किसी की शहादत हो गई है। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो लिखा है 1% 1 क्लिक, दिस इज़ हाउ टू सेव डेमोक्रेसी। आप कुछ भी जुमला बना लो जमहूरियत का, ठीक है, कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी तो है लेकिन उसको फॉलो अप नहीं है। इलेक्शन जो आजकल आपको पता है यूएस में चल रहे हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प हार गया है, ये एक इलेक्शन की न्यूज़ हो सकती है। 14 अगस्त सेलिब्रेशन जो हैं वो अपनी जीस अपने खूब जो है वो जोशो खरोश से जारी हैं। एआईयू में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है, ये आप न्यूज़ लिख सकते हो। नारकोटिक्स में आपने ये लिख दिया कि पुलिस जो है वो उन्हें नारकोटिक्स की हुई जो अमाउंट पकड़ी है, या नारकोटिक्स में इंक्लूडेड ग्रुप को जो है उन्होंने पकड़ा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ये भी बहुत आसान सवाल है। फिर आते हैं 5 सेंटेंसेस जिसमें आपने कॉज एंड इफेक्ट का लिखना होता है। राइट 5 सेंटेंसेस शो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लोड शेडिंग इन पाकिस्तान, यूज डिफरेंट एक्सप्रेशंस एवरी टाइम। ठीक है, देखिए ये भी कोई मुश्किल नहीं है। देखिए मुझे बीएड इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें हमेशा वो सवाल आता है जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे होते हो। ठीक है, 2.5 घंटे तो हमारे यहाँ हर 2.5 घंटे बाद तो लाइट चली जाती है, तो ये आप कैसे नहीं लिख सकते हो। देखिए लोड शेडिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आपके ध्यान में क्या आ रहा है? सबसे पहले आप जब भी लाइट जाती है आपके इलेक्ट्रिक को 2-4 गालियाँ दे देते हैं, ठीक है, बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो आप लिखिए लेक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जनाब। फिर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा हो रही है, फजूल हो रही है, इस वजह से भी लोड शेडिंग होती है। अच्छा जी, दूसरा वेस्ट ऑफ एनर्जी, आप ओल्ड अप्लाइंसेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जब वो ज़्यादा बिजली लेती हैं उनकी वजह से हो रही है। ठीक है, और पावर में ब्रेकेज है उसकी वजह से हो रही है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो तो आपको पता है हमारे यहाँ तो सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी सारे जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज़ के साथ ही लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस किस्म की आप ये 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं, मज़ीद आपके ज़हन में आ रहे हैं आप वो लिख लेंगे, तो सिर्फ हिंट्स दी हुई हैं। तो ये तो एक पेपर था जो मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई क्यूरीज़ है, कोई पेपर मज़ीद समझना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा इंशाल्लाह ताला, या नीचे कमेंट में दे दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी और क्लेरिफाई कर दूँगी। देखिए इस तरह एक पेपर को मैंने आपको ओवरव्यू करवाया है, अगर आप इस तरह 2 से 3 पेपर ओवरव्यू कर लें, ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पेपर करके आ जाओगे। ठीक है, बस अपनी नॉर्मल जो भी टॉपिक आए ना उसे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में इन्फ्यूज़ कर लो, 2-4 बातें उर्दू में सोचो और फिर अंग्रेज़ी लिखना शुरू कर दो। एक बार लिखना शुरू करोगे इंशाल्लाह ताला आप सब लिख लोगे। बहुत आसान पेपर्स है, डोंट वरी, एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।